नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम पार्ट 7 सिविक्स का लेकर आए हैं क्लास 1 to 12 एग्जाम के लिए। और उम्मीद करते हैं ये जिस तरह से आप लोग इस हमारी क्लास को प्यार दे रहे हैं, ये पूरी पॉलिटी की क्लास आप लोगों ने रेगुलर अच्छे तरीका से पूरी वीडियोस को देखा और प्यार दिया, इसी तरीके से आप लगातार मेरे साथ बने रहे। यकीन कीजिए कि बीपीएससी सुपरटेट की एग्जाम जो होगी उससे पहले मैं पूरी साइंस, पूरी आर्ट्स और एक बेसिक साइंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो छोटे मोटे बातें होते हैं, मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें होते हैं, जिससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो इन सारी पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। तो इसलिए अभी आज बहुत देर से लगातार हम प्रयासरत थे ताकि आपकी ये क्लास लाइव में चल पाए, लेकिन बार बार नेट आ रही थी और जा रही थी, इसी वजह से क्लास आपका कैंसिल हो गया। हम यहां पर 8:10 में पहुंच गए थे, 7:15 से मेरी लाइव स्टार्ट हो जाती, लेकिन लाइन आने जाने के क्रम में ही थोड़ा सा आपको परेशान जाना पड़ा, इसके लिए सॉरी भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, बिना गपशप किए हुए लगातार हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बस आप लोग से मेरा निवेदन है, यदि आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रेगुलर मेरे साथ बने रहिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आपके दोस्तों तक पहुंच सकूं। तो चलिए आइए, सब ठीक कर दो, अच्छा सब लाइक कर दो। चलिए आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहला कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, एकदम क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो आपको 30 वर्ष, 30 वर्ष कहने का मतलब हो गया कि आपका 30 इयर्स जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका मिनिमम एज चाहिए। इसी तरीके से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपको 25 इयर्स। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका लोकसभा जो है, इस लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम एज जो है वो आपको 25 अर्थात 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कभी कभी आपसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछ देता है कि प्रधानमंत्री आप बनने के लिए न्यूनतम एज कितना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री तो संसद का सदस्य होता है, नहीं वो राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है, तो आंसर 25 मारे या 30, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को होती है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आपसे यह सवाल प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एक न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम पूछता है, मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है, जिस उम्र में चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम के बारे में पूछा जाए तो आंसर याद रखिएगा, आपका 25 इयर्स जो है मिनिमम एज चाहिए। किसके लिए? तो आपके प्रधानमंत्री पद के लिए। तो आपका लोकसभा मेंबर जो है वो आपका 25 वर्ष की उम्र में जो है अपना ये चुनाव लड़ते हैं, और प्रधानमंत्री भी का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष में लोग बन सकते हैं। क्लियर? पक्का हो गया? एकदम आप लोग लगातार लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और पूरी वीडियो आराम से आप देखिए, हर एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार सफल होना चाहते हैं तो एक एक लाइन का आप लोग महत्व दीजिए। क्लियर? अगला है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यदि भारतीय संघ में कोई राज्य नया होगा, उसका नए तरीके से गठन किया जाएगा, ये सब की स्वीकृति जो है वो आपको भारतीय संसद के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा भाई? तो भारतीय संसद के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तर। सरकार के मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग सामूहिक रूप से जो है अपने सदन के प्रति जिम्मेदार होता है, सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, तभी आपके देश का डेवलपमेंट जो है वो सही तरीका से हो सकता है। क्लियर ना बाबू? चलिए अगला है कि संसद में शामिल होते हैं, तो संसद में 3 शामिल होता है, एक आपके राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद में सदन पूछेगा तो आंसर 2 ही होगा, निम्न सदन और उच्च सदन। यानी संसद के निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। लेकिन अंग के बारे में पूछा जाएगा तब ये तीनों हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है ये संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, इसके अलावे लोकसभा और राज्यसभा भी होता है। तो लोकसभा के बारे में याद रखिएगा, लोकसभा जो है इसको कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है भाई? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन। यानी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। क्लियर?
अगला है विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों को अधिनियमित करना। यदि आपका विधानमंडल जो है उसका मेन कर्तव्य होता है नियमों को अधिनियमित करना। क्लियर ना? अगला है कौन विधायक की सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका जो विधायकीय सत्र होता है उसको स्थगित कर सकते हैं। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति जो है इसकी अधिसूचना को जारी कर सकते हैं। क्लियर? अगला है यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक का विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ध्यान रखना है कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा यह आपको लोकसभा डिसाइड करता है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष ही यह निर्णय कर सकते हैं किसी विधेयक के बारे में कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, आपको धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो यह हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त कि आपका धन विधेयक जो है यह हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर देती है और वो राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा को अधिकार जो है अपने पास मात्र 14 दिन तक रखने का है। यदि वह 14 दिन के अंदर उसको पारित कर देती है तो ऑटोमेटिक वो पारित हो जाएगा। यदि वो पारित नहीं भी करती है फिर भी 14 दिन के बाद जो है वह धन विधेयक अपने आप पारित माना जाएगा। अतः धन विधेयक के केस में सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो आपका लोकसभा को ही होता है। अतः धन विधेयक है या नहीं है यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं और उसको पेश भी जो है लोकसभा में ही किया जाता है। इसमें राज्यसभा का कोई विशेष अधिकार नहीं है। क्लियर बाबू? कंफर्म हो गए? चलिए अगला कहता है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल जो थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बनने वाले, केंद्रीय विधानमंडल के ये स्पीकर बनने वाले, अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे भाई? तो विट्ठल भाई पटेल थे। अगला विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका के अधीन प्राथमिकता मिलती है? तो आपका संसदीय सरकार जो होता है इसमें विधायिका को सरकार के कार्यपालिका के अंदर जो है उसका प्रावधान होता है। क्योंकि विधायिका जो होती है वह 3 तरह का होता है। एक आपका सामान्य विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है और एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इस रूप में जो है वो भारतीय संसद में मेंबर्स का जो चुनाव होता है वो उसको कौन सा किस प्रकार का विधेयक होगा ये सब वो निर्णय लेते हैं। और हर विभाग के लिए जो है अलग अलग तरीके से जो है कानून बनने का आपके लिए काम होता है। क्लियर बाबू? एकदम एक एक लाइन को बढ़िया से समझते जाइए और एकदम आप लोग हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए। चाहे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं सोशल आईडी उस पर जरूर हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकूं। और मैं जो चाहता हूं कि आपकी दुनिया को एक नया दिशा देने के लिए और भी तरह की मदद मैं आपका कर सकूं। अभी मैं सिर्फ साइंस लेकर और एक स्टैटिक आर्ट्स लेकर मैं आपकी मदद करता हूं। फिर देखिए नाजुक मैम को करंट के लिए मैं लाया हूं। फिर इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं और भी प्रयास करूंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी टीचर लाएं ताकि आपको प्रॉपर्ली मैं ज्यादा दे सकूं। और वो तभी होगा जब हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़ा ज्यादा होंगे, बच्चों का व्यूज मेरे प्रति पॉजिटिव होगा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि मैं आपकी और आपके दोस्तों की, आपके आने वाली पीढ़ी को मैं मदद कर सकूं तो आपको थोड़ी सी मेरी मदद करना होगा कि हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना होगा, अधिक से अधिक लोगों तक मुझे पहुंचाना होगा ताकि लोग इसको सब्सक्राइब करके मुझे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए और मैं उसकी मदद कर सकूं। नहीं, पिछले 1 साल से लगातार मैं आपके सामने रेगुलर पहले रात के 7 से 8 क्लास लेता था और अब रात के 8:15 बजे से 9 बजे रेगुलर हम आपके साथ रहने का प्रयास करते हैं, आपके साथ रहते हैं। आशा नहीं विश्वास है कि आप इसे अच्छा से प्यार भी देंगे और इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक आप पहुंचाने का भी काम करेंगे। क्लियर भाई? चलिए तो चलते हैं अगले पेज पर। अगला आपका कहता है कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आधिकारिक वितरण कहा जाता है। जब सत्ता को लेकर अब बदलाव आता है तो उसको आधिकारिक बंटवारा के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जीवी मावलंकर को। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष जो थे वो आपको जीवी मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर में कभी कभी फुल फॉर्म देता है तो बच्चे कंफ्यूज की याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यदि संसद का 2 सत्र जो है उसके बीच में जो है 6 महीने से ज्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए।
किसी भी स्थिति में 6 महीने ज्यादा गैपिंग नहीं हो। ऐसा नहीं कि पता चले एक बैठक जनवरी में हुआ था 170 का और अगला दिसंबर में होगा, नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी 2 बैठक के बीच का डिफरेंस जो है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। अगला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो यह हमेशा याद रखिएगा वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्या लिखा बाबू? चलिए, कहां लाया जा सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यानी आपका संविधान संशोधन हो और विश्वास का प्रस्ताव हो, ये सब सामान्य विधेयक में सिर्फ क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को समान अधिकार है। हालांकि उसमें भी ज्यादा लोकसभा का ही अधिकार है, लेकिन उसमें आपको बराबरी अधिकार देखा जाता है। यदि लोकसभा उसको पारित कर देती है और राज्यसभा पारित नहीं करती है तब वो सामान्य विधेयक पारित नहीं माना जाता है। फिर राष्ट्रपति साहब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, फिर उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तब उस संयुक्त बैठक में बात विचार होती है, विमर्श होता है और वार्तालाप के बाद फिर उसको पारित किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपको इंडिया में जो है कानून के बनाने के सेंस में है। क्लियर। अगला आपका है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है कब? पता है, यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो जाए और देश के 2 या 2 अधिक राज्यों की विधानसभा जो है इसका अनुरोध करे, तब वो राज्य सूची का विषय जो है इस पर भारतीय संसद कानून बना सकती है। हालांकि कानून के बनवाने में क्या है कि सेपरेट अधिकार है। राज्य सरकार को अपने राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को भी अपने राज्य देश के लिए देश स्तर पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा का राज्य का कोई मुद्दा है और राज्य विधानसभा भंग हो गई है, या फिर राज्य विधानसभा ये अपील करती है कि उस मुद्दे पर कानून केंद्र सरकार को ही बनाना चाहिए, अर्थात भारतीय संसद को बनाना चाहिए। तो वैसी स्थिति में राज्यसभा के मुद्दा पर जो है केंद्र सरकार अर्थात भारतीय संसद भी कानून बना सकती है। क्लियर। अगला है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संसद का है कि यहां जो कानून बनाती है वो लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून के रूप में नहीं पारित हो पाएगा। और वो राष्ट्रपति साहब जो हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। हमारी भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। इसलिए भारत का संविधान एक खूबसूरत संविधान बना है और भारत की संसद एक खूबसूरत संसद है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो हैं ये संसद के ही अंग हैं। क्लियर ना? चलिए, अगला, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बाबू, राज्यसभा के एक मेंबर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। एकदम हमेशा याद रखिएगा कि आपका राज्यसभा जो है ये राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ये जो है ये अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा की तरह ये प्रत्येक 5 वर्ष में इसको खत्म नहीं किया जाता है। लोकसभा के तहत या लोकसभा की तरह जो है प्रत्येक 5 वर्षों में सारे सीटों के लिए चुनाव नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और राज्यसभा जो एक अस्थाई सदन है ये कभी भंग नहीं होती है। 1952 में जो बनी थी उस समय से लगातार ये बनी हुई है, लेकिन इसमें का जो एक मेंबर होता है, इसका जो एक सदस्य होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2/3 सीट जो है वो 6 वर्ष जिनका भी पूरा हो जाता है उसके हिसाब से जो है हर 2 साल पर वो निकलते जाते हैं और फिर से उसका चुनाव होते रहता है। लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्लियर ना? चलिए, कहता है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा, अकेले संसद के द्वारा। भारतीय संविधान का अधिकांश उपबंध जो है उसमें संशोधन की बात होगी तो उसमें मैक्सिमम जो है भारतीय संसद के द्वारा ही जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्ति और विषयों का ग्रहण करना हो तो आशा के द्वारा पारित किया जा सकता है, तो राज्यसभा के द्वारा। क्लियर? यानी राज्य सूची का कोई विषय पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार तो उसको आपको भी राज्यसभा से भी पारित होना होगा, तब जाकर यह संसद को अधिकार मिलेगी कि वह राज्य सूची के विषय पर भी जो है वो कानून बना सकती है।
देखिए एक बेहतर मोटिवेशनल आपके सामने है और इस मोटिवेशन को गौर से सुनिएगा। कहता है परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हराने का दौर, तो देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। यानी जब पूरी दुनिया ये सोच लेगी कि आपको हरा देना है, तो आप समझिए कि आपकी जीत उसी समय होगी, आपकी जीत उसी समय होगी। अतः परिंदों से जो है ऊंची उड़ान भरने की हमेशा कोशिश कीजिए। और यह हमेशा याद रखिए कि जब आपको सभी लोग मिलकर और सफल करना चाहे, तो आप समझ लीजिए कि अब आप सफलता की कड़ी पर पहुंच गए। यदि आप थक जाइए तो आप समझ जाइए कि आप सफलता के बिल्कुल अंतिम कड़ी पर चढ़ गए। बस थोड़ी और मेहनत कीजिए और आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। अगला है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। यानी प्रश्नकाल और अंतिम काल जो होता है, यानी प्रश्नकाल कह सकते हैं, और ये सत्रावसान का जो लास्ट काल होता है उसके बीच के काल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। जो 12 बजे से 1 बजे का टाइम पीरियड होता है, इसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। अगला है कि लोकसभा का वेतन क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है ये भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। देखिए तो नेट नहीं भाग गया, आवाज जा रही है तो बाबू एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। यदि आवाज जा रही है तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्लियर हो गया कि लोकसभा के अध्यक्ष को वेतन क्या कितना मिलेगा, नहीं भत्ता कितना मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो वो आपको भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। अगला, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? ये मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, उन मंत्री को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा में जो है वो अभिभाषण कर सकता है, अर्थात वो बोल सकता है। ये राज्यसभा के मंत्री लोगों को। ओके सर, चल रहा है ना? गुड। अगला, हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा का नाम जो है ये 1954 यानी 1954 में दिया गया था। अगला है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? कुल सदस्यों का 10वां भाग कम से कम होना जरूरी है। यदि कुल सदस्यों का 10वां भाग नहीं होगा तो समझिए संसद की जो बैठक है उसको नहीं बुलाई जा सकती है, उसको स्थगित कर दी जाएगी। अतः याद रखिएगा कुल सदस्यों का कम से कम कितना? तो 10वां भाग अर्थात 1/10। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देती है? तो नागरिक को। यानी लोकतंत्र जो होता है इसमें आम नागरिक जो हैं, यानी हम और आप जो हैं, जनता जो हैं, यही सब कुछ होता है लोकतंत्र के लिए। और एक सफल लोकतंत्र में यदि जनता प्रबुद्ध है, जनता बुद्धिमान है, तो वह देश भी प्रबुद्ध हो जाएगा, वह देश भी आपका महान हो जाएगा, उस देश का भी विकास होगा। लेकिन जनता यदि आपका पढ़ा लिखा नहीं है, जनता यदि आपका मूर्ख है, तो फिर एक अच्छे समाज का निर्माण होना और एक अच्छे देश का निर्माण होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या? अभी तुरंत मैंने चर्चा किया था और इस तरह के सवाल कई बार बाबू एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रधानमंत्री के लिए उम्र कितना होना चाहिए। कुछ बच्चा 25 मार देता है, कुछ 30 मार देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि प्रधानमंत्री तो संसद के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, हो सकता है 25 हो जाए, 30 हो जाए। लेकिन आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आज के बाद आपको नहीं कंफ्यूज करना है, प्रधानमंत्री हो इसके लिए उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ज्यादा जो भी हो जाए लेकिन न्यूनतम 25 वर्ष ही है। क्लियर ना? अगला है कि भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित होती है केंद्र सरकार के पास। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? आपको मोस्ले। किसने मंत्री परिषद मंत्रीय पद्धति को राज्य सूची जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? यह म्यूर के द्वारा कहा था कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो संसद का एक जहाज की तरह होता है। क्लियर ना? पक्का बाबू? चलिए अगला कहता, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बाद लोकसभा के विश्वास पर जो है प्रधानमंत्री कई टर्म जो है अपने पद पर आसीन रह सकता है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि 2 बार बनेगा, 1 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए सीधा जो है लोकसभा का जब तक विश्वास उस प्रधानमंत्री पर रहता है तब तक वो अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। जिस दिन लोकसभा का अविश्वास हो जाएगा उस दिन प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर?
वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद के मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? वो थे आपको बीपी सिंह। कौन थे भाई? वो बीपी सिंह थे, जो संसद के मतदान द्वारा जो है उसको अपदस्थ यानी बीच में ही हटा दिया गया था, रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और उसकी सदस्यता कौन करेगा? तो यह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ से स्थित कहां है? तो आपको मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है उसका ब्रांच कह सकते हैं, जिसको पीठ कहा जाता है, वो आपको जबलपुर में है। अगला कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वह भारत के लिए अंतिम अपीलीय अधिकार है। यदि जिला कोर्ट, ब्लॉक कोर्ट, हाई कोर्ट आपकी बातों को नहीं सुनता है, वह न्याय नहीं सही देता है, तो आपको अधिकार है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट जो है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे ऊपरी न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहां पर आपकी बातों को सुना जाएगा। अर्थात सबसे ऊपरी अपीलीय क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय के कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का जो है निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? तो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, कितनी वर्ष की उच्च न्यायालय के अधीनस्थ रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। क्योंकि हाईकोर्ट का ये वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है कि आप किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के पद पर रहा हो, या जिला कोर्ट में 10 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो, नहीं कानून के अच्छे ज्ञाता हो सरकार की नजर में, तो आप उसके बन सकते हैं। अर्थात 10 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपको 30 न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर गई? तो भारतीय संविधान के जो है आपको 16वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये 60 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? आपको 62 वर्ष कर दिया गया। कहता जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो इसकी नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है। और ये नियुक्ति करता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और इसकी नियुक्ति जो है वो आपको 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? तो आपको 6 वर्षों के लिए होता है। अगला, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा एक मित्र दार्शनिक और जो है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो आपको लोक लेखा समिति के द्वारा। संसद की अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो आपको भारत के महान्यायाधीश को जो है ये महान संसद जो है अपनी राय देने के लिए या मांगने के लिए भारत के महान्यायाधीश से जो है अपनी राय मांग भी सकता है और अपनी राय दे भी सकता है। क्लियर? भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं में कौन सा 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवा। प्रशासनिक भी, पुलिस भी और भारतीय वन सेवा भी। क्लियर? तो चलिए आज हम आपकी सेवाई रोकते हैं और फिर इसी तरह से कल मुलाकात होगी। और कल आपका जो है पॉलिटी समझिए आपका समाप्त हो जाएगा। कल आपकी क्लास 8:15 बजे राइट टाइम स्टार्ट हो जाएगी और 9 सवा 9 तक चलेगी। जब तक चले आपकी कल पॉलिटी खत्म हो जाएगी। फिर सैटरडे को जो है वो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होगा। संडे को भी आपका करंट अफेयर्स का ही लाइव चलेगी और उसके बाद फिर मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। मंडे से आपका ज्योग्राफी चलेगा। ध्यान रखना बाबू, मंडे से बिहार सुपर टेट के लिए, बिहार एग्जाम के लिए जो है वो आपका ज्योग्राफी चलेगा। अतः आप लोग से आसानी विश्वास रखते हैं कि आप लोग जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।